इंडियन हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पीछे जो क्लास हम लोगों ने करी थी उसमें हमने बात करी थी कि मुगल सत्ता का पतन कैसे हुआ। तो मुगल सत्ता के पतन के क्रम में हम लोगों ने ये देखा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जिन्होंने मुगल सत्ता के पतन में अपनी भूमिका निर्मित करी और औरंगजेब कहाँ तक मुगल सत्ता के पतन के लिए जिम्मेदार रहा, औरंगजेब की नीतियां कैसे मुगल सत्ता के पतन के लिए जिम्मेदार रही। आने वाले जो भी एग्जाम है यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस के, उनके मेंस के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुगल सत्ता का पतन कैसे हुआ, मुगल सत्ता के पतन के परिणाम क्या रहे, मुगल सत्ता के पतन में औरंगजेब की भूमिका क्या रही और आगे ये भी देखना होगा कि आगे के इतिहास पर मुगल सत्ता के पतन का क्या प्रभाव रहा। तो जब हम बात करने चल रहे हैं कि मुगल सत्ता के पतन का क्या परिणाम रहा, तो हमें एक सामान्य धारणा अपने मन में रखनी चाहिए कि जब भी किसी भी बड़ी सत्ता का पतन होता है या किसी बड़े साम्राज्य का पतन होता है तो उसका प्रभाव बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसे साम्राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में मल्टी डायमेंशनल रोल होता है। कोई भी साम्राज्य निर्मित होता है तो सिर्फ राजनैतिक तौर पे समृद्धि नहीं आती है, मतलब पॉलिटिकली ही वो स्ट्रांग नहीं होता है, पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल, इकोनॉमिक और कई पैरामीटर्स में भी एम्पायर बिल्डिंग होती है। तो वो कला का विकास होता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है, समाज का विकास होता है। यही नियम पतन पर भी लागू होता है। जब भी किसी बड़े साम्राज्य का पतन होगा तो सिर्फ राजनैतिक पतन नहीं हो जाएगा। राजनैतिक स्थिरता सामाजिक विकास लाती है, राजनैतिक स्थिरता सुख समृद्धि लाती है, कलात्मक विकास को प्रेरित करती है, साहित्य संगीत का विकास होता है। तो जब भी किसी भी साम्राज्य का पतन होगा तो ये सारी व्यवस्थाएं भी पतित होने लगेंगी, इन सारी व्यवस्थाओं में भी कमजोरी आएगी। तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या परिणाम रहे, राजनैतिक दृष्टि से क्या परिणाम रहे, सामाजिक दृष्टि से क्या परिणाम रहे, आर्थिक दृष्टि से क्या परिणाम रहे और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या परिणाम रहे। तो सबसे पहली बात जो ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। तो हमने बताया कि सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि एक पावर वैक्यूम डेवलप होगा और ये पावर वैक्यूम कहाँ डेवलप होगा, सेंट्रल अथॉरिटी के लिए। और पीछे हम लोगों ने बात करी भी थी कि जब भी किसी भी बड़े साम्राज्य का विघटन होता है तो सत्ता के कई छोटे छोटे केंद्र खड़े होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बड़ा साम्राज्य सत्ता के उन केंद्रों को पिरो कर रखता है, उन उन केंद्रों को अपने अधीन बनाकर रखता है। और जब केंद्रीय सत्ता की कमजोरी स्पष्ट होती है तो जो रीजनल पावर्स हैं ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करती हैं। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी लागू हुई और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज दिया है कि डिसइंटीग्रेट हुआ। और इस डिसइंटीग्रेशन में आगे आप और डिटेल में जाएंगे जब रीजनल पावर्स को पढ़ेंगे। तो इस डिसइंटीग्रेशन के दो परिणाम हुए। पहला ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे रीजनल पावर्स थी जिनको कभी मुगलों ने अपने अधीन कर रखा था। वो इंडियन थी बेसिकली, जैसे राजपूत हैं, सिख हैं, मराठाज हैं, जाट हैं। इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जिससे एक नए राज्य का उदय हुआ। जबकि कुछ ऐसे भी थे जो इन्हीं के सक्सेसर स्टेट के रूप में डेवलप हुए, जैसे बंगाल था, जैसे अवध था, हैदराबाद था। ये कैसे थे, ये वो राज्य थे जिन्हें मुगलों के अधिकारी ही शासित करते थे, उनके गवर्नर ही शासित करते थे। लेकिन सेंट्रल अथॉरिटी के कमजोर होने के कारण से ये रीजनल गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। जबकि मराठे, सिख, जाट, राजपूत ये सब इंडियन पावर्स थी जिन्होंने कमजोर हो रहे मुगल साम्राज्य का लाभ लेकर इंडिपेंडेंट स्टेट्स की स्थापना की। तो जो सक्सेसर स्टेट्स डेवलप हुए आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ या इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, उनको आप दो कैटेगरी में बांट कर देख सकते हैं। एक को आप नेटिव कह सकते हैं और एक को आप मुगल कह सकते हैं। डिक्लाइन ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, मुगल एम्परर्स बिकेम फिगर हेड्स। आगे आने वाले टाइम में उनका जो केंद्रीय सत्ता का विनाश हुआ उसके कारण से एक प्रतीकात्मक सत्ता के रूप में वो बने रहने का प्रयास करते रहे। हालांकि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ने औपनिवेशिक विस्तार के मार्ग को खोला और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर हुई तो धीरे धीरे करके इसने मुगल एम्परर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। मतलब लगभग 100-150 सालों में 1857 तक जाते जाते फिर पूरी तरह से समाप्त हो गई। मुगलों का जो फिगर हेड रूप था वो भी समाप्त हो गया। तो राजनीतिक परिणाम के तौर पे आप क्या कह सकते हैं कि डिक्लाइन होने से डिसइंटीग्रेशन हुआ और डिसइंटीग्रेशन सक्सेसर स्टेट्स में हुआ। सक्सेसर स्टेट दो तरह के डेवलप हुए, नेटिव और
मुगलों के अधीन जो थे वो थे। और दूसरा जो मेजर इंपैक्ट आया वो हुआ यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपेंशन हुआ इंडिया में। धीरे धीरे करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रही। जो मुगलों के पतन के कारण से पावर वैक्यूम बना था, उसने भारत को एक ऐसे युद्ध में ढकेला, एक ऐसे संघर्ष में ढकेला जहां पर भारतीय शक्तियां कमजोर पड़ती गई। और उसका परिणाम यह हुआ कि कॉलोनियल पावर जो है, जो औपनिवेशिक विस्तार था, वो तेजी से हुआ। तो इनको आप कह सकते हैं कि ये इंपैक्ट थे पॉलिटिकल। आगे चलते हैं और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करते हैं। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत प्रभावशाली रहे। अच्छा, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ना, वो सारे तरह के, अगर आर्थिक रूप से कोई भी क्षेत्र कमजोर होता है या कोई भी इकाई आर्थिक रूप से कमजोर होती है तो उसका प्रभाव सभी प्रकार की कमजोरियों पे पड़ने लगता है। तो मुगल एम्पायर जैसे जैसे डिक्लाइन हुआ, वैसे वैसे उसके पास जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो भी डिक्लाइन हुआ। जैसे रीजनल पावर्स खड़ी हुई, तो रीजनल पावर्स में चाहे वो इंडियन पावर्स के द्वारा स्टैब्लिश किए गए स्टेट्स रहे हों, चाहे वो मराठे रहे हों, सिख रहे हों, राजपूत रहे हों, जाट रहे हों, या फिर अवध रहा हो, बंगाल रहा हो, हैदराबाद का निजाम रहा हो, या और कोई रीजनल पावर खड़ी हुई हो, तो इन सारे रीजनल पावर्स जब नहीं थे तो इनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास जाता था, मतलब कि मुगलों के पास जाता था। और जब ये सारे रीजनल पावर्स खड़े हुए तो जो रेवेन्यू फ्लो था सेंट्रल अथॉरिटी के लिए वो रुक गया। और उसके रुकने के कारण से मुगलों का बहुत आर्थिक पतन हुआ। और चूंकि एक बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो कई चीजों को मोटिवेट करती है। अगर कोई भी इंपायर पॉलिटिकली स्टेबल है तो वहां पे इकोनॉमी डेवलप होगी, वहां का सोसाइटी डेवलप होगा, वहां आर्ट एंड कल्चर डेवलप होगा, फॉरेन ट्रेड डेवलप होगा। तो इसमें जो फॉरेन ट्रेड है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये जब तक तो स्टेबिलिटी रही इंपायर में तब तक वो अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर होती गई वैसे वैसे क्या हुआ, पॉलिटिकली अनस्टेबल हुआ इंडिया। केवल ये नहीं कि दिल्ली अनस्टेबल हुआ, केवल ये नहीं कि बंगाल अनस्टेबल हुआ, केवल ये नहीं कि मराठे अनस्टेबल हुए, केवल ये नहीं कि गुजरात अनस्टेबल हुआ, पूरा इंडिया पॉलिटिकली पॉलिटिकली अनस्टेबल हुआ। और इस इंस्टेबिलिटी ने क्या किया, ऐसे तत्वों को बढ़ाया जिन्होंने स्थानीय स्तर पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पकड़ा या स्थानीय स्तर पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बाउंड किया। जैसे आगे आप पढ़ेंगे मॉरिस डिमॉरिस को तो आप जानेंगे कि वो कहते हैं कि भारत के हर गांव अपने आप में एक इकोनॉमिक यूनिट थे। क्यों होते गए, पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था, भारत सोने की चिड़िया था और दुनिया के दूर दराज के देशों के साथ भारत का व्यापार हो रहा था। लेकिन अब क्या करेगा, एक तो जागीरदारी क्राइसिस के कारण से रेवेन्यू सिस्टम, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इट वाज कोलैप्स्ड, एकदम खत्म हो गया। और दूसरा क्या हुआ कि एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड आर्टिजनल प्रोडक्शंस जो हैं उनको नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा ट्रेड का। अभी ट्रेड बढ़ेगा, जैसे अगर आप फिगर को देखेंगे तो लेटर मुगल पीरियड में इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज भारत आकर भारत के सामान को फ्रांस में, ब्रिटेन में और ऐसे देशों में बेच रही हैं, पूरी दुनिया में बेच रही हैं। तो अमाउंट ऑफ ट्रेड तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए इंडियन नेटिव्स को, वो उनको ना मिलकर यूरोपियंस को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पावर वैक्यूम बना हुआ है। तो इंक्रीज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स बाय द रीजनल एलिट्स, और जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ उन्होंने किसानों का शोषण किया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में चाहे वो ट्रेड हो, और ट्रेड में भी चाहे फॉरेन हो चाहे इंटरनल हो, फॉरेन ट्रेड भी घटा, फॉरेन ट्रेड जो बढ़ा तो उसका फायदा आपको नहीं मिला, इंटरनल ट्रेड बढ़ा जो, उसका भी फायदा आपको नहीं मिला। मजे की बात यह है कि अगर किसी चीज का व्यापार कलकत्ता से पटना के बीच में हो रहा है तो उसको भी कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहा है। कलकत्ता से सामान खरीदता है, पटना में लाके बेचता है, मुनाफा कौन कमाता है, अंग्रेज। और अगर वो पटना से या कलकत्ता से सामान खरीद के लंदन में बेचता है तो भी वही मुनाफा कमा रहा है। तो ऐसा एक सिस्टम बना जिसके कारण से जो ट्रेड बेनिफिट था वो दूसरे लोगों के हाथ में चला गया। और इस तरह से ये इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज कैसे रहे, तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे रहे जिनसे भारतीयों की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे देश कॉलोनियल ट्रैप में फंसता गया, जैसे जैसे औपनिवेशिक जाल में फंसता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, हम कच्चे माल के निर्यातक और तैयार माल के आयातक बनते गए। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, पीजेंट अपराइजिंग्स हुआ इस पीरियड में। पीजेंट अपराइजिंग का बेसिक कारण क्या है, रीजनल पावर्स, है ना। जैसे होता क्या है कि अगर एक सेंट्रल पावर हो तो उसके द्वारा लिया गया टैक्स और रीजनल पावर्स के द्वारा लिया गया टैक्स में अंतर होता है। सेंट्रल पावर बड़ी यूनिट से टैक्स वसूलती है, इसलिए टैक्स को थोड़ा कम रखती है,
जिससे पीजेंट्स का वेलफेयर होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे रीजनल पावर्स खड़ी हुई, उन्होंने अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए पीजेंट्स को ओवर एक्सप्लॉइट किया, और ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या होगा, पीजेंट्स अपराइजिंग को बल देगा। तो पीजेंट्स अपराइजिंग हुआ, ट्राइबल मूवमेंट्स हुए। ट्राइबल मूवमेंट से पीजेंट्स अपराइजिंग का मेन कारण क्या था, ऑपरेसिव टैक्सेशन। बहुत सारा हैवी टैक्सेशन किया गया। आगे आप जैसे जैसे देखेंगे कि भारत में मुगलों का पतन हो रहा है, अंग्रेजी सत्ता मजबूत होती जा रही है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि नए नए तरह के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों का पूरा उद्देश्य भारत से अधिक मुनाफा कमाना था, जिसके लिए उन्होंने ऐसे चीजों पर भी टैक्स लगाया जिन पर भारत के राजा टैक्स नहीं लगाया करते थे। और उन्होंने ट्राइबल एरियाज में भी इंटरफेरेंस किया। अभी ट्राइबल एरियाज में बहुत सारे और इंटरफेरेंस किए, जिनकी बात हम लोग बाद में करेंगे जब ट्राइबल अपराइजिंग पढ़ेंगे। लेकिन ट्राइबल मूवमेंट्स को बढ़ावा देने के पीछे मुगल साम्राज्य का पतन बहुत महत्वपूर्ण रहा। ट्राइबल्स की जो आइडेंटिटी थी, जिस कारण से ट्राइबल्स के एरियाज में इंडियन पावर्स इंटरफेयर नहीं करती थी, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन चूंकि अंग्रेज तो यहाँ पैसा कमाने के लिए ही आया था, इसलिए वो मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाह रहा था, चाहे वो ट्राइबल प्रोडक्ट हो और चाहे वो पीजेंट्स के प्रोडक्ट हो। तो उनका बहुत ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ, बहुत हैवी टैक्सेशन हुआ, और ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनल हार्मोनी, जो कम्युनल हार्मोनी थी वो भी डिक्लाइन हुई। कम्युनल हार्मोनी का मतलब जो यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स थी, ये भी बहुत बुरी तरह से डिक्लाइन हुआ इसमें। हालांकि आगे आप देखेंगे कि वो काफी हद तक लोगों ने बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन मैंने कहा ना कि जब एम्पायर डाउनवर्ड मूव करता है, मतलब कि वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ एम्पायर होता है, तो उसका बेसिक फोकस कहाँ होता है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन जब रीजनल एक्सपेंशन होने लगता है तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं होता है, बल्कि वो केवल उसके हित में काम करने लगती है मशीनरी जो उसको लीड कर रहा होता है, जो इस एम्पायर को लीड कर रहा होता है। तो सेंट्रलाइज्ड पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ये भी डिक्लाइन हुआ। जैसे जैसे सेंट्रल पावर गिरी, तो आप देखेंगे कि जो उनको रॉयल पैट्रोनेज मिल रहा था, आर्ट और कल्चर को जो रॉयल पैट्रोनेज मिल रहा था, जो उनको शाही संरक्षण मिल रहा था, वो भी कम हुआ। और इस रॉयल पैट्रोनेज के सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा जब रॉयल पैट्रोनेज कम हुआ, तो इनको रीजनल पावर्स ने कुछ कुछ दिया, जिसके कारण से कई सारे आर्ट स्कूल जो है रीजनल लेवल पे डेवलप हुए, चाहे वो पेंटिंग के हों, चाहे वो सिंगिंग के हों, चाहे वो डांसिंग के हों। आप अवध को देखिएगा तो अवध के दरबार में कई तरह के सिंगिंग स्टाइल्स डेवलप हुए, कई तरह के म्यूजिक डेवलप हुए। आप उधर जाइएगा तो पटना कर्ण चित्रकला का विकास हुआ, पहाड़ी चित्रकला का विकास हुआ। तो इन सब का डेवलपमेंट कैसे हो पाया कि सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लाइन हुई, जिसके कारण से जो आर्टिजन्स थे, जो आर्टिस्ट थे, वो इधर उधर जाके माइग्रेट हुए और अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट को डेवलप किया। तो ये एक सोशल इम्पैक्ट के तौर पे देख सकते हैं आप कि जो रॉयल पैट्रोनेज मिल रहा था। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि रॉयल पैट्रोनेज के माध्यम से कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ाकर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहती है कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, जिसमें उसकी सारी प्रजा सुखपूर्वक रह सके। तो रॉयल पैट्रोनेज के कम होने से जो जो सामाजिक सौहार्द का ताना बाना था, जो सोशल फैब्रिक डेवलप हो रहा था, वो भी गड़बड़ हो गया। जो सोशल फैब्रिक डेवलप हो रहा था कुछ शासकों के पीरियड में, जैसे अकबर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, एक ऐसे सोशल फैब्रिक को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा था जिसमें सभी धर्मों के लोग समान रूप से अधिकार स्वरूप रह सके। लेकिन आगे चलकर औरंगजेब की पॉलिसीज ऐसी रही जो सुन्नी इस्लाम को ज्यादा सपोर्ट करती थी, बाकी धर्मों के लिए उसके मन में उतनी सहिष्णुता का भाव नहीं था। और इस असहिष्णुता के भाव ने क्या किया, उस कम्युनल हार्मोनी को ब्रेक कर दिया। मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेज भी आए। मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि जो रीजनल पावर्स होंगी उनके पास रिसोर्स नहीं होगा, उनके पास संसाधन नहीं होंगे, उनके पास धन नहीं होगा, उनके पास अच्छे योद्धा नहीं होंगे, जिसके कारण से उनका मिलिट्री गड़बड़ हो जाएगा। और मिलिट्री के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए थे, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए था, वो सब भी रुक गया ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल का जो कॉन्सिक्वेंस आया मिलिट्री के ऊपर, वो क्या था, स्ट्रक्चर कंपेयर टू यूरोपियन एडवांसेज। जो भारत में यूरोपियंस के सक्सेस होने का रीजन है वो ये भी है। उनमें एक रीजन ये भी है कि वो मिलिटरली जितना एडवांस थे, इंडियन मिलिट्री उतना एडवांस नहीं थी। उनके पास जिस तरह की बंदूकें थी, जिस तरह के तोपखाने थे, जिस तरह का उनका आर्टिलरी था, और जिस जिस तरह के पैशन से वो लड़ते थे, और जिस तरह के डिसिप्लिन से वो लड़ते थे, इंडियन आर्मीज में उनका पूरी तरह से अभाव था। रीजनल पावर्स डेवलप इंडिपेंडेंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज, और ये जो इंडिपेंडेंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, जो स्वतंत्र सैन्य क्षमता है, ये बहुत कमजोर है। जो स्वतंत्र सैन्य क्षमता है
ये ताकतवर नहीं है, और खास तौर से उन लोगों के लिए, उन लोगों से लड़ने के लिए तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है जो यूरोप से आए हैं। तो ये जो रहा, आप इसको परिणाम के तौर पे देख सकते हैं कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या परिणाम रहे। अब बात करते हैं ना कि फ्यूचर की हिस्ट्री पर इसका क्या प्रभाव रहा, बाहर के भविष्य के इतिहास पर क्या प्रभाव रहा। जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उन्हीं को आप भविष्य के प्रभावों के रूप में भी गिन सकते हैं, लेकिन उनको भविष्य के दूरगामी प्रभावों में गिनने के क्रम में आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आगे कैसे उन्होंने रिएक्ट किया। जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का विस्तार, ये सबसे बड़ा कारण रहा। तो एक तो दूरगामी इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, दूरगामी इतिहास पर पहला प्रभाव यह पड़ा कि राइज ऑफ रीजनल पावर्स। पीछे हमने कॉन्सिक्वेंसेज के तौर पर भी इनको चर्चा करी। तो जैसे मराठा हैं, तो मराठा इमर्ज्ड एज प्रिंसिपल पावर। मराठाओं का जो विकास हुआ वो इस तरह से हुआ कि ये थोड़े समय के लिए लगा इतिहास को कि शायद मुगलों के पतन के बाद मराठे ही हैं जो मुगल सत्ता द्वारा निर्मित वैक्यूम को भर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हुई, मराठों की कुछ आंतरिक समस्याएं रहीं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का रिजल्ट ये हुआ कि मराठों की रीढ़ टूट गई, या मराठों की स्थिति इस तरह से हो गई कि अब वो उस पावर वैक्यूम को भरने की सिचुएशन में नहीं रह गए। और फिर उस काम को किसने किया, उस काम को किया इंग्लिश ने, अंग्रेजों ने। दूरगामी इतिहास ये रहा, दूरगामी प्रभाव ये रहा कि कई सारी रीजनल पावर्स खड़ी हुई, और इन रीजनल पावर्स में आपस में बहुत सारी लड़ाइयां होने लगी, और इन लड़ाइयों का लाभ कौन उठाएगा, तो इन लड़ाइयों का लाभ उठाएगा अंग्रेज। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल, दूरगामी इतिहास का एक ये परिणाम रहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने आसानी से अपना साम्राज्य स्थापित किया। मैंने पावर वैक्यूम की बात करी थी, तो पावर वैक्यूम मैंने कहा कि मराठे नहीं भर सके, और मराठे नहीं भर सके, लेकिन मराठों ने इस कदर पॉलिटिक्स करी थी कि और किसी को इस लायक छोड़ा भी नहीं था अंग्रेजों के अलावा कि वो उस पावर वैक्यूम को भर पाते। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो अवध हो, ये आपस में इस स्तर पे ना तो इन्होंने सोचा कि पावर वैक्यूम को भरे, और ना मराठों ने उनको ऐसा करने की स्थिति निर्मित होने दी कि कोई इनमें से कोई पावर खड़ी हो जाए। और मराठे थे जिनके पास ये क्षमता थी, पर मराठों के अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, और इसके अलावा उनके द्वारा कुछ गलत सलत निर्णय लिए गए, कुछ अदूरदर्शी कदम उठाए गए, जिन्होंने उनको सेंट्रल पावर बनने से रोक दिया। और इसका लाभ लिया किसने, अंग्रेजों ने, जिसमें उन्होंने कोइंसिडेंटली बैटल ऑफ प्लासी लड़ा। लेकिन जब बैटल ऑफ प्लासी कोइंसिडेंटली हुआ, लेकिन बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर जो है ये प्लान्ड था, और इसमें तीन तीन लोगों की शक्ति लगी थी। बंगाल के नवाब की शक्ति थी, अवध के नवाब की शक्ति थी, और दिल्ली के सम्राट की शक्ति थी। और इन तीनों की संयुक्त सेना को, ज्वाइंट आर्मी को, अंग्रेजों ने बड़े इजिली पराजित कर दिया। और इस पराजय ने यह साबित कर दिया कि भारत में अब किसी के पास दम नहीं है कि वो अंग्रेजों को रोक ले। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर से पहले ही 1761 में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठों को पराजित किया जा चुका है। और अब किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो अंग्रेजों को रोक पाए। और धीरे धीरे करके इन रीजनल पावर्स के आपस में जो झोटा नचौवल था, जो कुकुर झौझौ था, उसका लाभ उठाया। कुकुर झौझौ का मतलब होता है जैसे कुत्ते आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को ही काट लेते हैं, वही यहाँ पे भी हुआ। सोशियो इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट हुआ, है ना। क्यों हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम आएगा। अब जब अंग्रेज आ जाएगा तो जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी नाम से तीन सिस्टम डेवलप होंगे। आगे हम लोग लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे तो इनमें डिटेल में जाएंगे कि ये क्या था। लेकिन जो जागीरदारी व्यवस्था थी, जो पहले जाप्ती प्रणाली विकसित करी थी, और जो आईने दहसाला व्यवस्था लागू की गई थी अकबर के द्वारा, वो हालांकि आगे चलती रही, लेकिन जैसे अंग्रेज आया तो उसने उस पूरी व्यवस्था को बदल दिया और एक नई चीज आ गई जिसे आप ड्रेन ऑफ वेल्थ करते हैं, धन का बहाव होने लगा। और पूरी की पूरी जो कॉलोनियल सेटअप है या कॉलोनियल मॉडल है वो बेस्ड ही रहता है ड्रेन ऑफ वेल्थ पे। अगर ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हो रहा है तो अंग्रेज क्या करने आया था आपके यहाँ,
अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो चमचमाती सड़कें बनाने आया था और हमको रेलवे देने के लिए आया था और हमको बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आया था, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आया था, अगर आपको व्हाइट मैन बर्डन थियरी में कुछ भी सच्चाई समझ में आती है तो बात बिल्कुल गलत है। वो आया था यहाँ के धन को अधिक से अधिक लूटने और फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक नींव पड़ा। कम से कम आप ये जरूर कह सकते हैं कि मुगलों के शासन में जो लैंड रेवेन्यू यहाँ वसूला जाता था वो कहीं और नहीं जाता था, वो यहीं के वेलफेयर में खर्च होता था। हालांकि जिस तरह का रूलिंग सिस्टम था उसमें वेलफेयर के लिए उम्मीद करना तो बहुत वो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी वेलफेयर के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा था, अगर उसी को वेलफेयर आप मान लें तो वो यहाँ के रिसोर्स यहीं पे यूज हो रहे थे। और ये क्या कॉन्सेप्ट नया लेके आए, ड्रेन ऑफ वेल्थ का, मतलब जो बादल गंगा नदी के पानी से बनेंगे वो अपनी बारिश टेम्स नदी में करेंगे। तो यहाँ का धन बहकर जाने लगा, कहाँ जाने लगा, बहकर जाने लगा यूरोप के लिए, बहकर जाने लगा ब्रिटेन के लिए। इसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। और पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि हम कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोके। अंग्रेज यहाँ 4 रह लेगा, हमको तो लगता है कि जितना अंग्रेज कॉलोनियल रूलिंग के टाइम पे भारत में रह रहा होगा, लगभग उतना ही अंग्रेज इस टाइम पे भी रह रहा है, अगर हम आर्मी को छोड़ दें तो। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, अब वो आपकी पॉलिसी मेकिंग नहीं करता, अब ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं होता, उससे ज्यादा व्यापार हो सकता है अब आप कर रहे हो। तो बेसिक बात ये थी कि वो यहाँ के संसाधनों को ब्रिटेन के इंटरेस्ट में खर्च कर रहा था और वो आपके लिए चिंता का विषय था। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ ही पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने, जिन्हें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहते हैं कि ये नरमपंथी नेतृत्व वाले लोग हैं, तो नरमपंथी नेतृत्व का सबसे बड़ा जो फायदा रहा या नरमपंथी राजनीति का जो सबसे मेजर बेनिफिट मिला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, ये था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमीन उन्होंने ही तैयार करी। और वो जमीन क्या थी, वो जमीन थी कि आपको बताना कि कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, कैसे धन का बहाव हो रहा है ब्रिटेन के लिए, वो कॉन्सेप्ट पूरा उन्होंने समझाया। कंक्लूजन करने की बात है, जब कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह से तो उसको कैसे आप कंक्लूड करेंगे। तो जितनी बातें हमने ऊपर बताई हैं उन्हीं को आपको कंक्लूड करना होगा। ये फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर वाज ड्रिवन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल वीकनेसेस एंड एक्सटर्नल प्रेशर। दोनों का रहा, आंतरिक कमजोरियां और बाह्य दबाव, इन दोनों के संयोजन से प्रेरित था इन दोनों के संयोजन से प्रेरित था मुगल साम्राज्य का पतन। और मुगल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, अंततः औपनिवेशिक विजय भारत की, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है ना। और आने वाली शताब्दियों तक भारतीय राष्ट्रीय इतिहास को, भारत के सामाजिक ताने बाने को, मतलब सोशल फैब्रिक को, सामाजिक ताने बाने को, अर्थव्यवस्था को, सब चीजों को ये पतन प्रभावित करके रख देगा और भारत एक नए युग में प्रवेश करेगा जिसे हम लोग कॉलोनियल एरा कह सकते हैं। तो ये था मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में हमने औरंगजेब की भूमिका, संस्थागत कारकों की भूमिका, उसका परिणाम और उसका इतिहास के दूरगामी परिणाम, इन सभी शीर्षकों के अंतर्गत हमने इसका अध्ययन किया। आप इसको जरूर से जरूर वीडियो को देखिएगा और यूपीएससी सीएससी 2025 के मेंस में जो भी अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा या और भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग अगले सेशन में आएंगे तो लेटर मुगल्स, अगले सेशन में जो क्लास होगी वो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब फैक्चुअल अप्रोच के साथ होगी और उसमें हम लेटर मुगल रूलर्स के बारे में थोड़ी जानकारी, जो जरूरी पॉइंट्स हैं, बहादुर शाह प्रथम से लेकर और बहादुर शाह जफर तक, मतलब 1707 से लेकर 1857 तक कैसा हिस्ट्री रहा इंडिया का और उस बीच में क्या क्या हुआ, उन बातों पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी स्टार्ट करेंगे और वहां से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे एम्पायर बिल्डिंग करी उस पर हम लोग क्रमिक रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।